अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। झारखंड के सियासी बहरान के बीच यूपीए के एमएलएस को रायपुर एयरलिफ्ट किया गया। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के 32 एमएलएस को रांची से इंडिगो के स्पेशल फ्लाइट के जरिए रायपुर लाया गया। एमएलएस को 3 बसों में बिठाकर नवा रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट ले जाया गया। रिसोर्ट के बाहर चप्पे चप्पे पर कड़े सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इस रिसोर्ट को 2 दिनों के लिए बुक किया गया है। एमएलएस को रायपुर भेजकर सीएम सोरेन अपनी रिहायशगाह के लिए निकल गए। एयरपोर्ट के बाहर सीएम ने रिपोर्टर से कहा कि आप लोगों को क्या जानना है, पहले ये बताइए। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, ये कोई नया अमल नहीं है जो हम कर रहे हैं। हम हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं और जब भी ऐसा मौका आता है, जब भी राजभवन से उनकी रुकनीत के बारे में फैसला लिया जाता है, उसका सामना करने के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये बात है। अब इन तस्वीरों में देखें, किस तरह से ये तस्वीरें दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर कर्नाटका की दारुल हुकूमत बेंगलुरु में वाक़ई ईदगाह मैदान को लेकर जारी तनाज़े में उस वक्त मुस्लिम फरीक ने आर्जी तौर पर इत्मीनान की सांस ली जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां गणेश उत्सव मनाए जाने की इजाज़त को कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की सैरुकनी बेंच ने कहा कि बेंगलुरु की चामरा चपट ईदगाह में गणेश चतुर्थी की पूजा नहीं होगी और ना ही फिलहाल वहां नमाज अदा की जाएगी। वहां मौजूदा हालात को बरकरार रखने की हिदायत दी गई। आज जब ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाए जाने की मंजूरी के खिलाफ वक्फ बोर्ड की अर्जी पर सैरुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो वक्फ बोर्ड की तरफ से बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि 200 साल से मिल्कियत हमारे पास है और किसी दूसरे तबके ने यहाँ कभी कोई मजहबी तकरीब मुनक्किद नहीं की, फिर आज ये क्यों हो रहा है। कपिल सिब्बल ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला सुना चुका है, पहले कभी किसी ने इसे चैलेंज नहीं पेश किया, लेकिन अब 2022 में कहा जा रहा है कि यह मुतनाज़िया जगह है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सैरुकनी बेंच के सामने अपने दलील पेश करते हुए ये भी कहा कि 2022 में कॉरपोरेशन ने इसे मुतनाज़िया बताते हुए इस पर गणेश उत्सव मनाने की रजामंदी दे दी है। ये स्टेट 1965 में भी दस्तावेजात के मुताबिक वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। सिब्बल के मुताबिक कमिश्नर की रिपोर्ट की बुनियाद पर गणेश उत्सव की इजाज़त दी गई, जबकि इस ग्राउंड से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1964 का भी है। सिब्बल ने कहा कि जस्टिस हिदायतुल्लाह ने हमारे हक में हुक्म दिया था, ये वक्फ एक्ट के तहत वक्फ की मिल्कियत है। 1970 में भी हमारे हक में हुक्म इम्तनाद दिया गया था। वक्फ बोर्ड वक्फ होने के बाद चैलेंज नहीं किया जा सकता। वक्फ की ज़मीन तनाज़े की जद में है। 2022 में वो अचानक बेदार हुए हैं। समाअत के दौरान जस्टिस अभय एस अवक ने पूछा कि क्या पहले यहाँ कोई मजहबी सरगर्मी हुई है। इस पर सिब्बल ने कहा है कि कभी नहीं। फिर जस्टिस सुंदरेश ने पूछा कि इस मामले में आपका एतराज़ क्या है। जवाब में सिब्बल ने कहा कि जो इजाज़त दी गई है वो सिर्फ रमज़ान और ईद उल अज़हा से मुताल्लिक़ है। अब हाईकोर्ट का हुक्म है कि बराए करम सभी त्योहारों की इजाज़त दें। जस्टिस सुंदरेश ने पूछा कि सिर्फ कल के लिए मुजवज़ा त्यौहार के खिलाफ शिकायत है या इसके बाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाना है। इस पर मुकिल रोहतगी ने कहा कि कॉरपोरेशन मालिक नहीं है और ये रियासती हुकूमत की मिल्कियत है। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि जब तक ये वक्फ की मिल्कियत है तब तक आप मिल्कियत का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि वक्फ नोटिफिकेशन को कभी भी किसी भी सतह पर चैलेंज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के निज़ाम से वाबस्ता तमाम तौहीन अदालत की कार्रवाइयों को बंद करने का हुक्म दिया है। दरअसल साल 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निज़ाम को रोकने में उत्तर प्रदेश हुकूमत और उसके कई अफसरान नाकाम रहे थे, जिसे तौहीन अदालत करार देते हुए कई अर्जियां दायर की गई थी। जस्टिस संजय किशन कौल की सरबराही वाली बेंच ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाज़े से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के पेश नज़र दरखास्तों को बंद करने का हुक्म दिया। बेंच ने यह भी कहा कि तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने वाले
असलम भूरे की मौत 2010 में हुई थी। अदालत ने मामले की पैरवी के लिए एमिकस क्यूरी मुकर्रर करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। एडवोकेट MM कश्यप ने एमिकस क्यूरी की तकर्री की दरखास्त की थी। ख्याल रहे कि इस मामले में तौहीन अदालत के मुकदमे का सामना करने वाले बीजेपी के लीडर और यूपी के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह को 1 दिन की कैद की सजा भी सुनाई गई थी। 6 दिसंबर 1992 को हिंदू तंजीमों से वाबस्ता कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। उसके फौरी बाद कल्याण सिंह ने यूपी के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। अगले दिन यानी 7 दिसंबर 1992 को मरकज की नरसिम्हा राव हुकूमत ने यूपी की हुकूमत को बर्खास्त कर दिया था। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाज़े पर अपना फैसला सुनाया था। बेंच ने 40 दिन की समाअत के बाद 1045 सफ़ात पर मुश्तमिल मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाया, जिसके तहत पूजा के हक की मंजूरी दी गई थी। नेज़ मस्जिद के लिए 5 एकड़ अराजी देने का फैसला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केसेस बंद करने का हुक्म दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस UU ललित की सरबराही वाली 3 जजों की बेंच ने मंगल के रोज कहा कि इतना वक्त गुजरने के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। वहीं एक दीगर मामले में कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता स्टिलवात को राहत के लिए अपील करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केसेस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। इनमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की पिटीशन भी शामिल है, जिसमें दंगों के दौरान हुए तशद्दुद की जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने दंगा मुतासरीन और सिटीजन्स फॉर जस्टिस नाम की NGO की रिट पिटीशन पर भी गौर किया। NGO ने 2004 में दाखिल पिटीशन में दंगों की जांच गुजरात पुलिस से लेकर CBI को सौंपने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस UU ललित की सरबराही वाली 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। बेंच में जस्टिस रविंदर भट्ट और जस्टिस JB पारदीवाला शामिल है। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही गुजरात दंगों से जुड़े 9 केसेस की जांच के लिए SIT तश्कील कर चुका है। इनमें से 8 केसेस का ट्रायल पूरा हो चुका है। नरोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है। गुजरात दंगों से जुड़े 9 अहम केसेस अलग अलग नौइयत के हैं। तलाकुल बिदअत यानी एक ही नशिस्त में 3 मरतबा तलाक देने को फौजदारी जुर्म करार दिए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट कसरत अज़दवाज और निकाह हलाला का भी जायजा लेने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम मर्दों को 1 से ज़ायद निकाह की इजाज़त और निकाह हलाला के खिलाफ दायर की गई 9 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत, वुमेन्स कमीशन, अक़लियती कमीशन और इंसानी हुकूक कमीशन से जवाब तलब किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अर्जी गुजार 3 बच्चों की मां समीना बेगम 2 मरतबा तलाक बिदअत का शिकार हो चुकी हैं। अर्जी में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 की सेक्शन 2 को आइन की शकों 15, 14, 15 और 25 की खिलाफ वर्जियों के पेश नज़र कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि उनके तहत 1 से ज़्यादा निकाह करने और निकाह हलाला को तस्लीम किया गया है। साथ ही मुतालबा किया गया है कि ताज़ीरात हिंद की यानी IPC 1860 को हिंदुस्तान के तमाम शहरियों पर यकसान तौर पर नाफिज किया जाए। अर्जी में कहा गया है कि तलाक के बिदअत IPC की सेक्शन 498A के तहत जुल्म है। इसके अलावा निकाह हलाला IPC की सेक्शन 375 के तहत अस्मत दरी और कसरत अज़वाज IPC की सेक्शन 494 के तहत एक जुर्म है। अर्जी में मजीद कहा गया कि कुरान में कसरत अज़वाज की इजाज़त इसलिए दी गई ताकि उन खवातीन और बच्चों को सहारा दिया जा सके जो उस वक्त लगातार होने वाली जंगों के बाद परेशान हाल थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वजह से आज के मुसलमानों को 1 से ज़्यादा खवातीन से निकाह करने का लाइसेंस हासिल हो गया हो। अर्जी में इन बैनुल अक़वामी क़वानीन और ममालिक का भी जिक्र किया गया जहाँ कसरत अज़वाज पर पाबंदी है। समीना ने कहा कि तमाम तरह के पर्सनल क़वानीन की बुनियाद मसावात पर होनी चाहिए, क्योंकि आइन ख़वातीन के लिए मसावात, इंसाफ और विखार को यकीनी बनाता है। इससे कबल BJP लीडर अश्विनी उपाध्याय ने भी कसरत अज़वाज और निकाह हलाला पर मुकम्मल पाबंदी के लिए अर्जी दायर की थी। उन्होंने कहा था कि इससे ख़वातीन के बुनियादी हुकूक के खिलाफ उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। हिंदुओं को कुछ रियासतों में अक़लियती दर्जा फराहम करने के मुतालबे वाली अर्जी के सिलसिले में मरकजी हुकूमत को हतमी जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मजीद 6 हफ्तों की मोहलत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मरकजी हुकूमत से अपना मौक़िफ़ वाज़े करने को कहा है। मरकजी हुकूमत ने जवाब दाखिल करने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया। इस मामले की आइंदा समाअत 19 अक्टूबर को होगी। ख्याल रहे कि कुछ रियासतों में हिंदुओं को अक़लियती तबका करार देने का मुतालबा किया जा रहा है।
पंजाब समेत 9 रियासतों के लिए इस तरह का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में दायर की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया था। ताहम मरकजी हुकूमत बर वक्त अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं कर सकी और मजीद मोहलत के हलफनामा दाखिल कर दिया। मरकजी हुकूमत ने अपने हलफनामे में कहा कि इस मामले पर रियासतों के जवाब का इंतजार है। जब तक उनका रद्दअमल मौसूल नहीं होता उस वक्त तक कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। हुकूमत ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ इस मामले पर इजलास तलब करने के लिए मोहलत तलब की थी। हिंदू पेशवा देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने 9 रियासतों में हिंदुओं को अक़लियती दर्जा देने का मुतालबा किया था। अपनी अर्जी में उन्होंने कौमी अक़लियती कमीशन के 1992 के एक्ट की सेक्शन 2C की मौजूनियत को चैलेंज किया था। देवकी नंदन ने उन रियासतों को हिंदू अक़लियत का दर्जा देने का मुतालबा किया जहाँ हिंदुओं की तादाद दूसरे मज़ाहब के लोगों से बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रांसीसी पोर्टल के जरिए किए गए नए इंकशाफात की बुनियाद पर 2016 के राफेल जंगी तैयारे सौदे के मामले की जांच की दरखास्त करने वाली नई अर्जी को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंदर भट्ट की बेंच ने पीर के रोज अर्जी पर समाअत करने से इनकार करते हुए कहा कि 3 जजों की बेंच की तरफ से इसी तरह की दरखास्तों को खारिज करने के साबिक़ा फैसले के पेश नज़र इस मामले को फौरी तौर पर समाअत के लिए कबूल नहीं किया जा सकता। वकील ML शर्मा की तरफ से दायर ताज़ा दरखास्त में कहा गया कि राफेल जंगी तैयारा बनाने वाली कंपनी डिसॉल्ट एविएशन ने वहां के दलाल लोगों को तकरीबन 10 लाख यूरो अदा किए थे। उन्होंने अर्जी में कहा कि फ्रांस के एक पोर्टल ने इस हवाले से नए इंकशाफात किए हैं। एडवोकेट शर्मा ने बेंच के सामने बार बार इल्तिजा की कि रिश्वत की अदायगी के पुख्ता इत्तलात हैं और CBI और ED से इसकी तहकीकात के लिए कहा जा सकता है। ताहम उनकी अर्जी मुस्तरद कर दी गई। दिल्ली में शराब से मुतालिक नई पॉलिसी में मुबैना घोटाले में मुलजिम नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर्स की तलाशी शुरू कर दी गई है। CBI ओहदेदारान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 में वाक़ पंजाब नेशनल बैंक में जांच के लिए गए। वहीं मनीष सिसोदिया और उनकी बीवी भी तलाशी में ताउन के लिए बैंक पहुंचे। इस मामले पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके घर पे जब CBI का छापा मारा गया तो कुछ नहीं मिला, इसी तरह बैंक लॉकर से भी कुछ नहीं मिला। जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे CBI की रेड की गई थी। तो जन्माष्टमी के दिन जब CBI की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। तो आज CBI उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला वैसे लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पर रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा के करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने CBI भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि सच्चाई का साथ लेके कोई दिक्कत नहीं होगी। CBI ने आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, CBI के सभी ऑफिसर्स ने आज बहुत अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में, और हमने भी पूरा कोऑपरेट किया। मैं जानता हूँ ये भी लोग अनऑफिशियली तो मानते हैं कि सब संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव है कि भाई कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, लेकिन 2-3 महीने के लिए तो इसको जेल में डालो। प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। तो वो ये करेंगे किसी समय पे आने पे, वो इनकी अपनी राजनीति को है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज CBI जांच में मुझे पूरी तरह से क्लीन चिट है। मेरे घर से कुछ नहीं निकला, मेरे लॉकर से कुछ नहीं निकला, और कोई एक पैसे का लेन देन नहीं, कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं, कुछ नहीं। तो अंत में सच की जीत होती है, सच की जीत हुई। थैंक यू। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने मंगल के रोज कहा कि कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने की क़यास आराइयों पर उन्हें कोई तबसरा नहीं करना है।
थरूर ने तिरुवनंतपुरम में मीडिया को बताया कि मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मैंने अपने मजमून में जो लिखा उसे तस्लीम करता हूं कि इंतखाबात का इनेकाद कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा होगा। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर और मुसन्निफ ने स्वामी विवेकानंदा का हवाला देते हुए ट्वीट किया, मैं सिर्फ असलाहत पर यकीन नहीं रखता, मैं तरक्की में यकीन रखता हूँ। मैं माशरे को हुक्म देने की हिम्मत नहीं कर सकता, हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ राम के पुल की तामीर में गिलहरी की तरह का ताउन करने वाला बनना चाहता हूं, जो अपने हिस्से की रेत और मिट्टी का एक छोटा सा हिस्सा उठाने के ताउन से मुतमईन थी। थरूर के करीबी जराये के हवाले से इत्तलात है कि वो कांग्रेस सदर के इंतखाब में हिस्सा लेने पर गौर कर रहे हैं और जल्द ही इस पर कोई फैसला कर सकते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आज पार्टी के सदर के इंतखाब के प्रोग्राम का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी के सदर का इंतखाब 19 अक्टूबर तक होगा। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में इसे CWC की कई सीटों के लिए भी इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए जिनका इंतखाब होना बाकी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड की अंकिता के साथ जो हैवानियत हुई वो शर्मनाक है और मुजरिम को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। इससे कबल कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके अंकिता कत्ल मामले में इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अंकिता के साथ हुई हैवानियत के बाद उसकी मौत ने हर हिंदुस्तानी का सर शर्म से झुका दिया है। आज मुल्क में खवातीन के लिए महफूज माहौल बनाने की सख्त जरूरत है। अंकिता और उसके कुंबे को इंसाफ तभी मिलेगा जब इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि झारखंड में 12वीं में पढ़ने वाली लड़की के बहिमाना कत्ल का वाकया दिल दहला देने वाला है। मुजरिमों को फौरी सजा मिलनी चाहिए। जराइम की रोकथाम और इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि खवातीन के खिलाफ जराइम के वाकयात में कानूनी अमल को सख्ती से और जल्द मुकम्मल किया जाए। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 में बीजेपी को मरकज़ में इख्तियार से बेदखल करना उनकी आखिरी लड़ाई होगी। उन्होंने बहुत साफ नहीं कहा, वजाहत नहीं की, लेकिन कहा कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर हराना है। बनर्जी ने कहा कि वेस्ट बंगाल को बचाना हमारी पहली लड़ाई थी। मैं वादा करती हूँ कि हम 2024 में मरकज़ से बीजेपी को इख्तियार से हटा देंगे। अगर आप हमें डराने की कोशिश करेंगे तो हम जवाब देंगे। এই তো আজকে এখানে অভিষেক এত ভালো বক্তৃতা দিয়েছে, আমার মনে ওকে কাল না নোটিশ ধরায়। আবার আগে তো ওকে নোটিশ ধরিয়েছে, ওর বউকেও নোটিশ ধরিয়েছে, এবার মনে হয় 2 বছরের বাচ্চাটাকেও নোটিশ ধরাবে। যখন ডাকবে তখন ওকেও সাথে করে নিয়ে যাস। বাচ্চাটা চেহারাটাকে এখন থেকে দেখে রাখুক, যাতে আগামী দিন বুঝতে পারে বাচ্চাটাও কেমন স্ট্রং। এই তো আজকে এখানে অভিষেক এত ভালো বক্তৃতা দিয়েছে। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम की जो बातें कहीं उसे हमने गौर से सुना। जिस रियासत से नरेंद्र मोदी का ताल्लुक़ है उसकी हुकूमत ने एक खातून के साथ दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले मुजरिमीन को रिहा कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपनी तकरीर में ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम की जो बातें कहीं उसका अमली सबूत गुजरात हुकूमत ने बिल्किस बानो के मुजरिमीन को रिहा करके दिया है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी पर यह सख्त तनकीद आज एनसीपी के कौमी सरबराह शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। शरद पवार ने मुल्क में खवातीन पर मजालिम की तादाद में इजाफा होने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने बिल्किस बानो केस के मुजरिमीन को रिहा करके और उनकी सरेआम सताइश करके साबित कर दिया है कि उनके यहाँ औरतों का क्या एहतराम है। अदालत ने उन मुजरिमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन गुजरात हुकूमत ने उन्हें रिहा कर दिया। ये बीजेपी की सोच का मज़हर है। शरद पवार ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत इस बात की मुसलसल कोशिश करती रहती है कि गैर बीजेपी लीडरान के खिलाफ किस तरह सीबीआई, ईडी और दीगर एजेंसियों को लगाया जाए। ऐसा नहीं है कि ये कोशिश सिर्फ अपनी ही रियासत में हो रही है, बल्कि गुजरात में भी ऐसी ही शिकायतें हैं और झारखंड में भी यही हो रहा है। जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमतें नहीं हैं उन तमाम रियासतों में जमहूरी तरीके से मुंतखब हुकूमतों को इख्तियार से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने मंगल को कहा कि उनकी हुकूमत ने हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हुकूमत और हरियाणा पुलिस को सोनाली फोगाट की रिपोर्ट खुफिया तौर पर सौंप दी है। सावंत ने मीडिया को बताया कि हमने हरियाणा हुकूमत और वहां के डीजीपी को एक खुफिया रिपोर्ट भेज दी है। पुलिस उसकी बारीकी से तफ्तीश कर रही है और मुझे यकीन है कि मुजरिम जल्द ही तलाश कर लिया जाएगा। गोवा पुलिस की 4 रुकनी टीम सोनाली फोगाट के अहले खाना का बयान लेने हरियाणा जाएगी। सोनाली हरियाणा के हिसार के रहने वाली थी। उन्हें अगस्त को
अंजोना के एक निजी अस्पताल में मुर्दा हालत में लाया गया था। वो 22 अगस्त को अपने पर्सनल सेक्रेटरी सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर वासी के साथ गोवा आई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जराये ने कहा कि साबिक टिकटॉकर की मौत में कई पेचीदगियां सामने आई हैं। इब्तिदाई तौर पर उनकी मौत की वजह दिल का दौरा बताई गई थी, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम से मालूम हुआ कि उनके जिस्म पर जख्मों के मुतअद्दिद निशानात थे। इस मामले में अब तक 5 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मंशियात के स्मगलर और उनका पर्सनल असिस्टेंट भी शामिल है। हाल ही में सावंत ने केस को सीबीआई के हवाले करने की बात कही थी। उन्होंने एक बयान में कहा कि हरियाणा के वज़ीर आला ने मुझसे बात की और मामले की बारीकी से तहकीकात की अपील की। सोनाली के अहले खाना से मुलाकात के बाद वो चाहते हैं कि सीबीआई इस मामले को अपने हाथ में ले ले। मुझे इससे कोई मसला नहीं है। झारखंड में रहने वाली बीजेपी लीडर सीमा पात्रा पर अपने घर में तवील मुद्दत तक एक माजूर घरेलू मुलाजिमा को यरगमाल बनाने का इल्ज़ाम आयद हुआ है। इस मामले में रांची के अरगोड़ा थाने में ताज़ीरात हिंद की दफात समेत SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। सुबुगदोश IAS की बीवी सीमा पात्रा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गुज़िश्ता 8 साल से घरेलू काम के लिए रखी गई खातून को जुल्म का शिकार बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जा रहा था। घर में यरगमाल बनी माजूर मुलाजिमा ने किसी तरह मोबाइल पर विवेकानंद बास्के नामी एक सरकारी मुलाजिम को पैगाम भेजकर अपने ऊपर हो रहे मजालिम की जानकारी दी। उन्हीं की इत्तला पर अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज की गई। इस मामले में सीमा पात्रा की बेटी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जा सकता है। मुतासिरा मुलाजिमा का नाम सुनीता है। उसका कहना है कि सीमा पात्रा ने उसे तवील मुद्दत तक यरगमाल बनाकर रखा और हैवानियत की हदें तब पार कर दी जब रॉड से सुनीता के दांत तोड़ दिए गए। इल्जाम है कि सीमा पात्रा ने इस दौरान मुतासिरा मुलाजिमा को कई बार गर्म तवे से दागा, जिसके निशान भी उसके जिस्म पर मौजूद हैं। जब पुलिस ने सुनीता को रेस्क्यू कराया तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मुतासिरा सुनीता को रेस्क्यू कराने के बाद सख्त सिक्योरिटी के दरमियान उसका रिम्स में इलाज किया जा रहा है। मुतासिरा सुनीता को सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया गया है और 2 खातून सिक्योरिटी एहलकारों को लगाया गया है। सेहतियाब होने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद 164 के तहत बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। मुतासिरा का बयान दर्ज किए जाने के बाद सीमा पात्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पुलिस सीमा पात्रा को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। सीमा पात्रा के जरिए एक मुलाजिमा पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की खबरें सामने आने के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। इस मामले में सीमा पात्रा पर ताज़ीरात हिंद की दफा 323, 325, 346 और 374 के तहत मामला दर्ज किया गया और मुख्तलिफ गोशों से मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से इस पूरे मामले की शदीद मजम्मत की जा रही है। हाँ, लोहा का उससे मारा। और उतना ठीक थे जानते दिया उसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। आसमान रेम बोलते थे ना, पता है आसमान रेम को बोलते थे। ठीक ना, तुम सही हो जाएगी, तुम एकदम सही होगी। ठीक ना, देखो दीदी लोग को वैसे हो जाएगी तुम। है ना, हम चाहते हैं ना जो ठीक हुए ना अब आगे और बढ़ना चाहिए। एकदम एकदम हम लोग पढ़ाएंगे बेटा, हम लोग पढ़ाए बाबू। जानते हैं जब पानी गई ना तो वो जो बेटा ना उसको मारती थी। उसका बेल्ट है ना। गुजरात के वडोदरा में गणेश की मूर्ति को ले जाते वक्त 2 कम्युनिटीज के बीच में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने इस मामले में दोनों तरफ के 13 लोगों को हिरासत में ले लिया और FIR भी दर्ज की गई है। ये वाकया वडोदरा के मांडवी के पास पानी गेट इलाके का है, जहां पीर की रात 11 से 12 बजे के बीच दोनों तरफ के लोग उलझ गए। पुलिस के मुताबिक देर रात कुछ लोग गणेश की मूर्ति को ले जा रहे थे। इसी वक्त इन लोगों का आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें एक शख्स ने दूसरे को पत्थर मार दिया। एक पत्थर पास से निकल रहे दूसरी कम्युनिटी के शख्स को लग गया, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये इस वाकये का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें पथराव और भगदड़ देखी जा सकती है। जी
जम्मू कश्मीर के शोपियान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच मंगल के रोज एनकाउंटर में 3 दहशतगर्दों के मारे जाने की खबर है। पुलिस जराये के मुताबिक दोनों दहशतगर्द लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे। नागबल इलाके में चल रही मुठभेड़ काफी देर बाद खत्म हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस अब भी उस इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 का बहाल होना तब तक आसान नहीं है जब तक तमाम सियासी जमातें और लोग एकजुट होकर इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एक ना एक दिन इन दफात को इज्जत और एहतराम के साथ बहाल किया जाएगा। उन्होंने इन बातों का इजहार एक न्यूज़ चैनल के साथ अपने खुसूसी इंटरव्यू के दौरान किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और 35 का बहाल होना आसान नहीं है। हमने पहले ही इसके लिए अदालत उस्मा का दरवाज़ा खटखटाया है और हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब हमारी अर्जी की सुनवाई के लिए एक बेंच तश्कील दिया जाएगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एनसीआरबी की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि हर घंटे दहाड़ी मजदूर खुदकशी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी के खास मित्र की मिल्कियत हर घंटे 85 करोड़ रुपए का उसमें इजाफा हो रहा है। पीएम का एक ही काम रह गया है, आम आदमी से लूटकर अपने मित्रों को अमीर बनाना। कांग्रेस ने कहा कि चीन के लोन ऐप्स मुल्क के लोगों को सोशल मीडिया पर लूट रहे हैं और उनके तशद्दुद से कई लोगों ने खुदकशी कर ली और 500 करोड़ रुपए से ज्यादा चीनी ऐप्स लोगों से लूट चुके हैं। कांग्रेस तर्जुमान गौरव वल्लभ ने मंगल को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से साल 2000 से 2017 के दरमियान सोशल मीडिया पर इस तरह के ऐप्स की तादाद में 12 गुना इजाफा हुआ और साल 2021 में इन फर्जी ऐप्स की तादाद बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गई। समस्या से निपटने के लिए बोलो जाओ चीनी ऐप से पैसा ले लो और वो चीनी ऐप हिंदुस्तान के नागरिकों का सारा डेटा अपने पास ले रहा है। इस बाबत हमारे 3 पर्टिकुलर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अब कमजोर नहीं रहा, भारत अब दुनिया का ताकतवर मुल्क बन गया है। वजीर आजम मोदी के कहने पर रूस यूक्रेन की जंग कुछ घंटे के लिए रोक दी गई थी। हमने 22,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को बाहर निकाला था। पीएम ने इसके लिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर जेलेंस्की से बात की थी। कई ऐसी वारदातें जिनकी वारदातों की मैं आपसे चर्चा करूं। हम लोग केवल भारत में रहने वाले ही भारतीयों की चिंता नहीं करते हैं। माता गंगा भाई की प्रेरणा से केवल भारत में रहने वाले नागरिकों की हम चिंता नहीं करते हैं, बल्कि जो भारत के नागरिक दुनिया के दूसरे देशों में है उनकी चिंता करने वाली यदि कोई सरकार है तो आपकी सरकार है कहने वाली, उनकी भी चिंता करती। आपने देखा रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, 22,500 से अधिक हमारे भारत के रहने वाले बच्चे वहां पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में अन्य प्रकार की वहां शिक्षाएं ले रहे। माता पिता उनके परेशान थे, कहीं रूस आक्रमण करके यूक्रेन में हमारे बच्चों को दबा दे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला किया और यह हिंदुस्तान का कोई नेता नहीं कर सकता था। उन्होंने तुरंत टेलीफोन लगाकर रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और कहीं बीच में अमेरिका में आ जाए, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से उन्होंने सीधे टेलीफोन से बात। इराक में जारी सियासी तातुल के दरमियान खदावर शिया लीडर मुक्तदा अल सदर की सियासत छोड़ने के फैसले के बाद पीर के रोज से बगदाद में जारी तशद्दुद आमेज वाक़यात को रोका नहीं जा सका। उन वाक़यात में अब तक तकरीबन 20 अफराद हलाक और 350 जख्मी हो गए हैं। मुक्तदी अल सदर के हामी नौजवानों के ऐलान पर एहतजाज करते हुए बगदाद की सड़कों पर निकल आए थे और उनकी तेहरान की हिमायत याफ्ता गिरोहों के हामियों के साथ झड़पें हुई। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।